मैथमेटिक ब्रेन में आपका स्वागत। तो जहां तक हमने कर लिया था, एक बार मैं पूरी ब्रीफिंग दे दूं। 3.1 हम कंप्लीट कर चुके थे एनसीईआरटी के। 3.2 की थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैं 3 बात अभी तक बता चुका हूं। पहला कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये मैं बता चुका हूं। दूसरा, सर्किल में इसका क्या प्रोजेक्शन है और ट्रायंगल में इसका क्या प्रोजेक्शन था जब आप 10th में पढ़ते थे, ये मैं बता चुका हूं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सभी ग्राफ्स को साइन से लेकर कोसेक सेक तक सभी ग्राफ में बता चुका हूं। एक बार कल तक हमने इतना डिस्कस कर लिया था। अभी एक लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करके हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ जाएंगे। तो पहले एक अंतिम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं नोटबुक दे रहा हूं आपको, ये कल का हमारा लास्ट टॉपिक है। एक बार और इन ग्राफ्स को देख लीजिए। सबसे पहले साइन का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है और कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान देते रहें। कॉस का ग्राफ थोड़ा सा अलग है, ओरिजिन पर इसका वैल्यू 1 इस तरह से बनेगा, है ना। ग्राफ का एक जनरल आइडिया माइंड में रहना जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस केवल ग्राफ बना करके उन्हें सॉल्व नहीं करना होता है अलजेब्रिकली इक्वेशन बना के। उन्हें ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के बेस पे कैलकुलेट करके निकालना होता है। तो उसके लिए ग्राफ सबके पता होने चाहिए। ये कॉस का ग्राफ है, 10 का ग्राफ ऐसा होता है कुछ इस तरह का, ओरिजिन से पास हो रहा है और 90 पे पहुंचने तक इसको इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाए, -90 पे माइनस इनफाइनाइट की तरफ। आप देख पा रहे होंगे कि कई ऐसे पॉइंट है जहां पर ये अनडिफाइंड है। जैसे 90 पर इसकी वैल्यू अप साइड भी है, डाउन साइड, और 3π/2 पर ये ऊपर भी दिखाई दे रहा है, नीचे भी। ऐसे पॉइंट पर हम फंक्शन को अनडिफाइंड मानेंगे, जहां पर वो दो वैल्यू थे एक ही जगह पे। कॉट पर ग्राफ इस तरह से होगा, बिल्कुल 10 का अपोजिट। कल मैंने बताया था, जो 10 के ग्राफ की लहर है जिस तरफ आती है, कॉट की उसके अपोजिट। कोसेक का ग्राफ समझने के लिए मैंने साइन का ग्राफ पैरेलली बनाया है। साइन के ग्राफ के इस तरह से जो रेड प्रोजेक्शंस बनाए हैं साइन को देख देख के, ये ग्राफ कोसेक को प्रेजेंट, ये जो पीसेस हैं ये कोसेक के ग्राफ, ठीक है ना। यानी कि एक डिसकंटिन्यूअस कर्व है, बार बार कटता रहता है, हर एक रेंज में अलग अलग। ये वाला पोर्शन यहाँ पर आता है, फिर ये वाला पोर्शन इधर आता है, फिर ये वाला इधर पे आता है। इस तरह से ब्रेक हो के बनता है। सेक का ग्राफ कॉस के ऊपर देखा जाता है, उसमें भी कोसेक की तरह इस तरह से अपसाइड बाउल्स टाइप बनते हैं। कुछ ग्राफ अपसाइड फेस्ड होते हैं, कुछ डाउन। मतलब बनाना कैसे, इसको ऐसे समझना कि दो जीरो के बीच में अगर कॉस का ग्राफ इस तरह का पीक दे रहा है, तो आपको ऐसा ग्राफ क्रिएट करना है जो 1 वाले पॉइंट से तो गुजरे, लेकिन जीरो की जगह इनफाइनाइट पे कन्वर्ट। तो सिंपल सा फंडा है, ये दोनों पॉइंट इनफाइनाइट पे चले गए, ये पॉइंट अपनी जगह पे रहा। तो कॉस अगर ऐसा बनेगा तो इसका कन्वर्टेड सेक जो है इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो ये हमने डिफरेंट टाइप के ग्राफ सीखे थे। अब आज जिस टॉपिक को करने के बाद 3.2 के लायक मटेरियल पूरा हो जाएगा, एक बार उसको देखिए। अगला आर्टिकल है, जिस अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ये बात ध्यान रखें, मैं जब एनसीईआरटी टॉपिक्स आपको पढ़ाता हूं तो केवल उतनी ही थीम पर बात करता हूं जितनी एनसीईआरटी डिस्कस करने को कहे, ठीक है ना। यानी जैसे मैं 3.2 पढ़ा रहा हूं तो अभी मैं केवल उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को आपके सामने रख रहा हूं जो 3.2 के क्वेश्चंस करने के लिए रिक्वायर्ड। एक भी ऐसा पॉइंट मैं नहीं बोल रहा हूं जो आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एक 11th का एग्जाम देने वाला स्कूल स्टूडेंट ये देख सके कि अगर वो स्कूल की परीक्षा में अच्छा करना चाहता है तो उसे क्या क्या। देन जब ये लेवल, अभी हम लेवल 0 पे हैं, लेवल 0 में मैं हर चैप्टर को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। लेवल 1 में मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ, फाइनल एक्सरसाइज मिसलेनियस। लेवल 2 में फिर एक टॉपिक थ्योरी पढ़ाता हूँ मैं, मोर फॉर कंपटीशन। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस चैप्टर का मोर फॉर कंपटीशन बहुत बड़ा होने, क्योंकि एनसीईआरटी ने ट्रिगोनोमेट्री के सिलेबस को रिड्यूस किया है। बट क्या है ना, एक स्ट्रेंथ बनाने के लिए उन सभी बातों का जानना जरूरी है जो सिलेबस का पार्ट थी कभी, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन से जुड़ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से लेवलिंग करके पढ़ाने की वजह क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 11th के स्कूल की प्रिपरेशन बस करना चाहता, तो लेवल 0 देखेगा, लेवल 1 देखेगा। लेवल 0 लेवल 1 पे उसको अपने एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज विथ मिसलेनियस मिल जाएगी। लेवल 2 वो बच्चे देखेंगे जो कंपटीशन की प्रिपरेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लेवल 2 बहुत काम की चीज। लेवल 3 में फिर मैं क्विक रिकैप देता हूं, ये भी कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, कि शुरुआत से लेकर अभी तक हमने कितनी थ्योरी टोटली पढ़ी, क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट होने में 10-15 क्लास लगती है। तो एक क्विक रिकैप का मतलब यह है कि आप अब देख लीजिए कि पिछली 15 क्लास में जो थ्योरी हमने पढ़ी वो क्या, उसका एक समरी देता हूं ताकि आप
रिवीजन करते समय ध्यान रखें, ये टॉपिक हमने पढ़ा। लेवल 4 पे एक फॉर्मूला मैप देता हूँ, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट, चाहे स्कूल का बच्चा हो चाहे फिर वो कॉलेज। लेवल 5 पे फिर हम एग्जाम्पलर करते हैं, ये स्कूल के बच्चों के लिए भी बिल्कुल इक्वली बेनिफिशियल है, मेंस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ज्यादा बेहतर होते हैं। एनसीईआरटी के आगे की एक्सरसाइज होती है, तो अच्छे क्वेश्चंस का आप कलेक्शन मान सकते हैं। लेवल 6 में हम पास्ट ईयर के जेईई मेंस के क्वेश्चन करते हैं, तो वो तो कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ही है। लेवल 7 जो बचा है वो एडवांस के लिए हो, तो अभी मेंस की परीक्षा की तैयारी चल रही है, इसलिए मेंस वाले लेवल पे हम चैप्टर को स्टॉप कर दे रहे हैं। जब ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो इन्हीं में एडवांस की एक फाइल आगे बढ़ेगी। फिर लेवल 8 पे मेरा प्लान है कि एक और फाइल बढ़ाई जाए जो और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को अपने में कंटेन करती है। लेवल 9 पर हम चैप्टर का एक रिव्यू लेंगे और इस तरह से पूरी प्रोग्रेस, तो 0 लेवल से 9 लेवल तक ये प्रोसेस चल रही है, आप ऐसा मान सकते हैं, ताकि ये सभी प्रकार के बच्चों को कवर कर सके, स्कूल के बच्चों को भी फायदा मिले इससे और कंपटीशन, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से एक लास्ट टॉपिक है, अगर ये हम पूरा कर लेते तो 3.2 एक्सरसाइज के सवालों में हमको कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज? देखिए, ये वही आइडेंटिटीज है जो बच्चा 10th में भी पढ़ता है। इसको आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के समझ सकते हैं ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी समझ सकते हैं। और क्योंकि 11th में आने के बाद हम सर्किल कॉन्सेप्ट भी सीख जाते हैं, तो मैं एक बार सर्किल वाले थीम से आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको शुरू में सिखाया था। यहाँ पर मैंने आपको एक सर्किल वाला कंसेप्ट सिखाया था उन केसेस के लिए, जैसे कई बार बच्चे के सामने जब साइन 150 आता है, तो साइन 150 देख करके वो उसको राइट एंगल ट्रायंगल से कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है 150 डिग्री एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं। अब वो 10th से ये पढ़ के आता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब उसको साइन 150 का हो तो उसको लगता है कि 150 डिग्री का सर वो ट्रायंगल कैसा दिखेगा, मैं देखा। तो वहां उसको बस यही समझाना होता है कि वो ट्रायंगल ऐसा नहीं है जिसका एंगल 150 हो, वो जो साइन 150 निकालने का केस है वो एक सर्किल में ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। ट्रायंगल तो राइट एंगल ही बनेगा, लेकिन हमें ये जज करना होता है कि किस क्वाड्रेंट पे बनेगा, इसीलिए हम सर्किल बनाते हैं। अब मान लीजिए ये सर्किल है जिस पर हम क्वेरी करेंगे, और ये हमारा डायमीटर मैंने बना, एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सही नहीं बन पाया, इसको मैं दोबारा बनाऊंगा। ये डायमीटर मैंने बनाया, ठीक है ना, और एक और डायमीटर खींच लेता हूं ताकि चारों क्वाड्रेंट दिख जाए। अब कंसेप्ट क्या होता है सुनिए, हम जानते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट O इसको सेंटर लेकर के किसी भी पोजीशन पर एक रेडियस ड्रॉ करूं कुछ एंगल पर, मान लीजिए मैं एक आर्बिट्रेरी एंगल थीटा ले रहा हूं, यहाँ पर ऐसे समझे, मान लीजिए मैंने ये एंगल थीटा पिक किया है, और अगर मैं मान लूं कि जिस सर्किल को मैंने कलेक्ट किया है उसका रेडियस 1 है, ध्यान दीजिएगा, तो 1 रेडियस लेने पर इस पोजीशन पे बने हुए राइट एंगल ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ सुनेंगे, OAB की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 1 है तो इसका ये बेस होगा 1 cos थीटा और ये परपेंडिकुलर होगा 1 sin थीटा, इस पे हम बात कर चुके हैं, है ना। अगर ये 1 होगा तो ये 1 cos थीटा होगा, ये 1 sin थीटा होगा। तो जब आप थीटा एंगल पर ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनाएंगे अगर थीटा है। हालांकि मैं ये बात बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूं। और यही थीटा अगर ऑब्ट्यूस होता, माना वो इतना बड़ा होता, तो हम लोग इस पोजीशन पर जाकर के राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर क्रिएट करते। इसका मतलब यह है कि अगर आपको साइन 150 डिग्री की भी वैल्यू निकालनी है तो बनाना आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही पड़ेगा। बस ये अंतर है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा, ठीक है। ये मुद्दे पर डिटेल चर्चा पहले हुई है, एक बार फिर बता दिया, जितनी बार दिखता है मेरा मन करता है एक बार और बता दूं, ताकि भाई किसी ने अगर नहीं समझा ध्यान से तो अब समझ, ठीक है ना। अब मान लीजिए यही ट्रायंगल है जो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, इसका मैंने रेडियस 1 माना, तो बेस हो गया cos थीटा, परपेंडिकुलर हो गया sin, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। और B के कोऑर्डिनेट ही cos थीटा sin थीटा होते हैं, ये भी हमें मालूम है, ठीक है ना। अब अगर B के कोऑर्डिनेट cos थीटा sin थीटा है सपोज, तो यहाँ से हमको क्या फायदा मिल जाता वो समझिए आप। B के कोऑर्डिनेट है cos थीटा sin थीटा, B के कोऑर्डिनेट cos थीटा sin थीटा है, और ओरिजिन आपका 0,0 है, इस पॉइंट को भी लिख देता हूँ 0,0। अब कई बातें हैं, देखिए अगर आप इसमें पाइथागोरस लगा, अगर आप ये जो ट्रायंगल OAB बना है, इन ट्रायंगल OAB अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस लगा करके आप क्या लिख पाएंगे बताएं। अगर आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा यानी बेस का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का सम 1 आ जाएगा इसमें। एक सेकंड रुकिएगा, ये पेन स्टॉप कर, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा चेंज कर लो इसको। हाँ अब ठीक है, ये लीजिए, तो ये बन जाएगा इन ट्रायंगल OAB cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है ना। यही चीज आप राइट एंगल ट्रायंगल में वहां भी देखते हैं, जब आप हाई स्कूल में देखते हैं तो डायरेक्ट एक ट्रायंगल बना के देखते हैं, यहाँ भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल पे देखा। बस अंतर इतना है, यहाँ पर जब हम सर्किल में समझते हैं तो हम ये बात भी समझ पाते हैं कि हम साइन 240 जब बोलते हैं तो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल, और जब साइन 390 बोलते हैं तब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस होता है। तो इस चित्र को देख करके ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम भैया 1 होता है। ये पहली आइडेंटिटी है हमारे डिस्कशन में, यहीं से हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का सम जो होता है वो 1। आगे बढ़ते हैं। अगर इस इक्वेशन 1 में मैं दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स, अगर ये स्टेप आपने लिया तो लेफ्ट में जो पहला टर्म है वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अगला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया 1, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी, इनको मैं बॉक्स में रख देता हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना पड़ेगा। हाई स्कूल में भी आप ये सब पढ़ चुके हैं पहले। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पहली आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी, ठीक है ना। तीसरी आइडेंटिटी निकालनी है तो फिर से क्या करिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। इस बार अब ये तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो गया कॉट स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूं, या चलिए एक बार पूरा डिटेल में ही बता दूं, बच्चा फिर अचानक कहता है कि सर अचानक कैसे बदल गया। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन, तो ये कुल मिला के हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है ना। ये तीसरी आएगी, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी हाई स्कूल में भी पढ़ी है आपने, एक बार मैंने और बता दी, क्योंकि जो 3.2 एक्सरसाइज है उससे पहले एनसीईआरटी ने ये सब मेंशन किया, ये सब एनसीईआरटी ने बोला है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, तो भाई ठीक है, अब कहा है तो पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर किसी ट्रायंगल ओएबी में जो इस चित्र में दिख रहा है, इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो हमको पहली आइडेंटिटी मिल जाती है डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। दूसरी आइडेंटिटी हमको कैसे मिल जाती है भाई, जब हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर, और तीसरी आइडेंटिटी हमको मिल जाती है जब हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं पहली। तो पहले पहली इक्वेशन खुद आती है, फिर उसी की हेल्प से दूसरी और तीसरी, इन तीनों को आपने याद, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी जो आपको याद, ठीक है ना। तो इतना प्रोसेस, ये जो थीम है ये पूरा करने के बाद अब हम कर पाएंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2। तो जल्दी से उस पे जाते हैं, उसको निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 3.2 मैंने सामने खोल भी रखी है, ये बुक आपके सामने है एनसीईआरटी की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1-2। पहले से 5वें तक जितने सवाल दिए हैं उसमें एक वैल्यू ये बता रहे हैं और कहते हैं बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज आप, जैसे इन्होंने साइन बता दिया तो बाकी 5 हम, या इन्होंने 10 बता दिया तो 10 को छोड़ के बाकी 5 हमें। पहले पे मैंने टिक किया, चलिए इसी को उठा के मैं समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, देख लीजिए। cos x का वैल्यू -12 है एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और cos x का वैल्यू -12 है। इस सवाल को लेके मैं चल रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 की बातें हैं। ये तो मैंने डेरिवेशन पूरा कर दिया, नए पेज से शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन के आपके सामने रख देता हूं, cos x का वैल्यू -12 दे करके ये बता दिया राइटर ने कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पहले इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा बताने की क्या जरूरत कि लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस पे बात करेंगे पहले। cos x का वैल्यू -12 दिया है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बोला हुआ है, तो क्यों बताया इसने कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है? इसका एक सिंपल सा जवाब सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बात काम भी आएगी आप लोगों को। देखिए, जब हम कार्टेशियन प्लेन में एक कंप्लीट राउंड के लिए, एक कंप्लीट राउंड का मतलब आप समझ गए होंगे 360 डिग्री के लिए किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को रिजॉल्व करते हैं तो जो आउटकम आते हैं, बस मैं उस पर बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए साइन थीटा पे ही सवाल उठा लेते हैं, मान लीजिए आप मुझसे पूछे कि सर साइन थीटा की वैल्यू इस पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम में 360 डिग्री की रेंज 1/3 कितनी बार हो एक राउंड में, 0 से 360, 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा की वैल्यू 1/3 कितनी बार आएगी? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक्ट के नियम के हिसाब से अगर हम चले एटीसीएस से, एसीटीएस से, तो ऑल हाउस में तो सबकी पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसके अलावा सबका एक पर्सनल हाउस होता है, जैसे साइन का पर्सनल ये है, 10 का ये, कॉस का ये। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू मुझसे 1/3 पूछेंगे तो ये 2 बार आए। अब क्लियर सी बात है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही सिमेट्रिकल मैथमेटिक्स है। तो अगर आप सच में मुझसे पूछे कि सर साइन थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/3 कितनी बार आ सकती है एक साइकिल में, तो मेरा जवाब सुनेंगे 4 बार। कोई भी फंक्शन अपनी कोई भी वैल्यू इस पूरी साइकिल में 4 बार देता है,
कुछ एक्सेप्शनल केसेस है वो अभी बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल केसेस में 99% केसेस में किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकली 4, जैसा कि साइन थीटा मुझसे कहे सर मेरी वैल्यू 1/3 का न्यूमेरिकल नंबर कब कब आएगा, मैं कहूंगा 4 बार आएगा। अब वो 4 बार कहां पर आएगा, उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का सिमेट्री नेचर देखिए। साइन थीटा का वैल्यू 1/3 माना थीटा पर 1/3 है, अभी हमको एग्जैक्ट तो नहीं पता, एक काम करते हैं इस 1/3 को ना आप कोई ऐसी वैल्यू लिख लो जो आप सबको पता हो, रटी हो, जैसे √3/2 लिख देता हूँ, सब बच्चों को याद है 60 पे होता है, तो मान लो साइन थीटा √3/2 है। अब हमको पता लग गया कि एक स्मॉलेस्ट वैल्यू 60 डिग्री है जो इस पे ये फॉलो होता है। तो अगर किसी बच्चे को ना पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम में एक भी वैल्यू, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उसको चारों वैल्यू ऑटोमेटिकली पता, इतना ज्यादा सिमेट्री होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक कैसे, जैसे साइन थीटा √3/2 है तो हमें पता है 60 डिग्री पर साइन थीटा √3/2 होता है। अब देखिए मैं 60 बना रहा हूँ, आप ध्यान देते रहिए यार। या अच्छा ये मैं एक मिनट रुकिए, मेरे पास तो वो स्ट्रेट लाइन खींचने का हथियार भी है ना, ये लीजिए, यानी कि ये 60 डिग्री मैंने बना दिया। यानी साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होगी आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा एक तो मुझे याद है 60 डिग्री। अब मान लीजिए आपने कहा सर बाकी 3 मुझे नहीं पता, तो ट्रिगोनोमेट्री इतना सिमेट्रिकल ऑपरेशन करती है कि और लाइनें आप सिमेट्री से ही जज कर लेंगे। कैसे, अब मैं समझाऊंगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकली √3/2 चाहिए, तो अगर वो 60 पे आई है मेरे बच्चों, तो इस डायरेक्शन से 60 डिग्री पर भी वो पक्का आएगी, और अगर वो इस लाइन से ऊपर 60 डिग्री पे आई है तो नीचे तरफ 60 डिग्री पे भी आएगी, और यहाँ 60 डिग्री ऊपर आई है तो यहाँ से 60 डिग्री नीचे। इतना ज्यादा सिमेट्रिक होता है ट्रिगोनोमेट्री का। यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 इस रेड लाइन की पोजीशन पे आई है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भी आएगी, और इसी जैसी सिमेट्री मेंटेन करते हुए यहाँ भी और यहाँ। यानी अगर ट्रिगोनोमेट्री में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कितनी बार होगी और कहां पे होगी, तो इसी सिमेट्री के आधार पर आप एक लाइन यहां बना लीजिए, एक इसके अपोजिट बना लीजिए, एक इसके अपोजिट। ये 4 ऐसे पोजीशंस हैं जहां पर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आई। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार, सेकंड में एक बार, थर्ड में एक बार, फोर्थ। अब ध्यान से सुनिएगा, चारों जगह पे √3/2 प्लस में नहीं आएगा, ये भी समझे, 2 बार प्लस में आएगा, 2 बार माइनस। यानी साइन थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू तो √3/2 आ जाएगी, लेकिन चारों बार उसके आगे प्लस साइन नहीं आएगा। जब वो अपने घरों में होगा तो प्लस साइन के साथ आएगा और दूसरे के घर में माइनस। यानी कि साइन थीटा √3/2 अगर 60 पे आया है तो मैं सारी लाइनें पहले बना देता हूँ। 60 पे आया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भी पक्का आएगा, और अगर यहाँ पर आया है तो इसी सिमेट्री को मेंटेन करते हुए यहाँ पर भी पक्का आएगा। नहीं, थोड़ा गलत बनाया, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाता हूँ, रुकिए, सॉरी ये लाइन क्यों मूव कर गई अपनी जगह से, एक सेकंड। 60 डिग्री यहाँ पे भी आएगा, थोड़ा और मूव करा देता हूँ, रुकिए, ये लीजिए यहाँ कहीं पर ऐसे, और यहाँ पर आया है तो इसको पीछे खींच लेता हूँ यहाँ। ये ट्रिगोनोमेट्री का सिमेट्रिकल नहीं, इस तरीके से आएगा। अरे यार एक सेकंड रुकिएगा, ये हट कैसे गया। अच्छा ये पूरी लाइन एक साथ रहेगी, एक सेकंड मुझे और बनाने दीजिए, मैं यहाँ पर फिर बना लेता हूँ। ये लीजिए लाइन, और अब इस लाइन को मैं बैक खींच लेता हूँ इस तरह से, है ना। यानी अगर ट्रिगोनोमेट्री में साइन 60 डिग्री पर कोई वैल्यू आपको मिल गई है बच्चों, तो साइन 60 डिग्री के अलावा इन पोजीशन पे और मिले। यानी 4 जो मैंने कॉर्नर बनाए हैं इन सभी जगह पे साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होगी, लेकिन अंतर बस इतना है कि यहाँ पर क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू आएगी √3/2, इस वाले में आएगी साइन थीटा की वैल्यू प्लस √3/2, अपना मकान है भाई। इस पे आएगी साइन थीटा की वैल्यू माइनस √3/2, और इसमें आएगी साइन थीटा की वैल्यू माइनस √3/2। 2 बार प्लस में आती है, 2 बार माइनस में। तो एक काम करते हैं, सवाल को बदल के लिख देते हैं कि द मॉड ऑफ साइन थीटा व्हेन इट विल बी √3/2। मॉड भी नहीं, मतलब हम वो एंगल्स पता करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर साइन थीटा की मॉड्यूलस वैल्यू √3/2 आए। तो ट्रिगोनोमेट्री का नेचर इतना सिमेट्रिक है बच्चों की, वो अगर 60 डिग्री पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसा हमें मिल रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री पर भी ऐसा मिलेगा, यहाँ से डाउन साइड 60 डिग्री पे भी हमें ऐसा मिलेगा, और यहाँ से डाउन साइड 60 पे भी। मतलब जो काम ट्रिगोनोमेट्री में, जो वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री में एक जगह पे मिल जाती है उसके जैसी दिखने वाली 3 जगह पे, और बस अंतर इतना याद रखिएगा, 2 बार प्लस में मिलती है और 2 बार माइनस। अब ऐसे यहाँ पर देखिए cos x का वैल्यू -12 दिया है। इस क्वेश्चन में आते हैं एक बार, और बोला राइटर ने कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सवाल उठता है ऐसा क्यों बताया, बताना जरूरी था क्योंकि cos x का वैल्यू अगर -12 हम चेक करना चाहें तो जैसा मैंने अभी सिखाया, अगर कोई हमसे कहे cos x का mod 1/2 कितनी बार होगा, तो फिर मैं वही कहूंगा 4 बार हो। कोई भी वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री में 4 बार आ जाती है, तो वो 4 बार की पोजीशंस क्या क्या होंगी एक बार समझिए। ये देखिए कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया। अब सबसे पहले आप ये माइंड में लाइए कि cos x का वैल्यू -12, माइनस को छोड़िए, हाफ का, तो cos x का वैल्यू हाफ आता है 60 डिग्री पे।
फिर से मैं वही करूंगा, 60 डिग्री पे cos x का वैल्यू हाफ आता है, कुछ इस जगह। तो बच्चों मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर cos x का मॉड हाफ आ गया तो इसके अपोजिट यहाँ पर भी हाफ आएगा, और इसी प्रकार के पॉइंट यहाँ पर भी हाफ आएगा, और इसके अपोजिट इस जगह पे भी। यानी कि अगर cos x से हम पूछें कि तू अपने मॉड्यूलस वैल्यू को हाफ कितनी बार देगा, वो कहेगा 4 बार। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू एक साइकिल में 4 बार आती है, 2 बार प्लस बन के आती है, 2 बार माइनस। अब हमने cos से पूछ लिया कि भाई तेरा मॉड तो हाफ इन 4 जगह पे होगा, इसमें से पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब? तो cos का क्या जवाब होगा सुनिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो महात्माओं का घर है, यहाँ पर हाफ प्लस होगा, इस घर में cos है प्लस हाफ होगा। क्यों? क्योंकि ये घर cos का अपना है, देख लीजिए। और बाकी जो 2 घर बचे हैं मेरे बच्चों, उसमें cos x माइनस हाफ होगा। तो यानी cos x का वैल्यू प्लस हाफ 2 जगह पे होता है, माइनस हाफ भी 2। एक साइकिल में cos x का वैल्यू 2 बार प्लस हाफ बनेगा, 2 बार माइनस। अब आपसे बोला था कि cos x का वैल्यू माइनस हाफ लेके बाकी 5 और ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू निकालिए। तो अगर मुझे ये नहीं बताता कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता कि आप इस वाले x की बात कर रहे हैं कि इस। यही वजह है कि राइटर ने जब सवाल पूछा तो cos x को माइनस हाफ कहने के बाद ये क्लैरिटी के साथ बताया कि हम उस x की बात कर रहे हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट में बैठा है, यानी वो इस है। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 2 जगह पे cos x माइनस हाफ होता है। तो जब तक क्लैरिटी से आप बताएंगे नहीं कि आप कौन से वाले वैल्यू की बात कर रहे हैं, तब तक एक अनसर्टेनिटी ना, इसलिए बताना जरूरी होता है कि कौन से क्वाड्रेंट वाले एंगल पर आप सवाल। ठीक हो गया, ये बन गया cos x का वैल्यू माइनस हाफ। अब जहां पर cos x का वैल्यू माइनस हाफ है, ये किसका घर है? देते हैं ACTS 10 का घर है। ये 10 यानी ये वो घर है जहां 10 और उसके बड़े भाई cot को पॉजिटिव आंसर मिलते हैं, बाकी सबको नेगेटिव मिलते। अब हमने अपनी मेमोरी में रख लिया कि हम 10 के घर में खड़े हैं, यानी 10 और cot तो होंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, चारों नेगेटिव होंगे। अब धड़ाधड़ वैल्यू सुनिए। cos x का वैल्यू माइनस हाफ है, कुछ मत करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, जो मैं नॉर्मल तरीका बता रहा हूं आपको। वैसे तो हमको पता ही लग गया वो एंगल क्या है, लेकिन वो सब झमेले में मत पड़िए। आप cos x को हाफ मान के एक ट्रायंगल बना, cos x बराबर हाफ, सॉरी बेस होना 1/2 परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होना चाहिए। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर माइनस नहीं लगाया आपने। माइनस ट्रायंगल में क्यों लगाऊं? माइनस तो क्वाड्रेंट की लोकेशन के लिए लग रहा है, वो माइनस कोई ट्रायंगल में थोड़ी साइड को माइनस दिखाएंगे। जब आप cos x बराबर माइनस हाफ का भी चित्र बनाएंगे तो आप यहाँ पर डायग्राम में +1 +2 ही लिखें, और आपका हाइपोटेनियस कितना, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 में से 1 कम 3 √3 आ। इस ट्रायंगल में कहीं पर कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल तो केवल न्यूमेरिकल नंबर्स के लिए बना रहे हैं। और अब फटाफट आप वैल्यू सुनिए, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ेगा। sin x का वैल्यू आ जाएगा √3/2, cos तो दिया ही हुआ था। 10x का वैल्यू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot x इसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, और sec x जो होता है cos का रेसिप्रोकल, तो 1/2 का उल्टा 2/1, और cosec x आ जाएगा √3/2 का उल्टा 2/√3। ये लीजिए धड़ाधड़ आपकी 5 वैल्यू। लेकिन क्योंकि cos के आगे एक माइनस लगा था और राइटर ने ये बताया था कि मैं जिस x की बात कर रहा हूं वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में खड़े थे, ये 10 का हाउस है, तो 10 और cot को प्लस दीजिए और बाकी सबको माइनस दीजिए। जब आप इतना कर लेंगे तब आपका आंसर। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर माइनस तो आपने ट्रायंगल बनाते वक्त छोड़ दिया था, ऐसे तो सवाल गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, चिंता मत कर। ट्रायंगल में माइनस का कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं ट्रायंगल में माइनस नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब फंक्शनल वैल्यू बताऊंगा तो इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं थर्ड क्वाड्रेंट वाले एक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मुझे पता है कि 10 और cot के अलावा सब नेगेटिव। तो अगर cos x माइनस हाफ है और आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, तो sin x माइनस √3/2 होगा, 10x प्लस √3/1, cot x प्लस 1/√3, sec x माइनस 2/1, cosec x माइनस। एक बात और सुनिए, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर लिखा होता है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता, भाई ये देख लीजिए, तो कुछ अंतर नहीं पड़ता, यही 5 आंसर आते। बस इतना फर्क पड़ जाता कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट लिखा होता तो अब साइन के मकान में, ये साइन का हाउस है, तब एंगल साइन को फेवर करता, साइन और उसके बड़े भाई साहब कोसेक। तो आपके जो आंसर होते, साइन के आगे प्लस लगा होता, कोसेक के आगे प्लस लगा होता, बाकी सब के आगे तब इतना। हालांकि ये सवाल नहीं पूछा, बट मैं बता रहा हूं कि अगर साथ में लिखा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये चेंज। अब हम साइन और कोसेक को प्लस बोलते, बाकी तीनों को माइनस। ठीक है ना? ये आपका केस बन गया इस सवाल का। एक बात और बताऊंगा, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त ये बताया था कि कोई भी वैल्यू मॉड्यूलस फॉर्म में 4 बार आती है एक सर्किल, एक पूरे क्वाड्रेंट में 360 डिग्री तक। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक 10x पूछेगा मेरी वैल्यू 2 कब होगी, मैं कहूंगा 4 बार। cot x कहेगा सर मेरी वैल्यू 1/3 कितनी बार होगी, 4 बार। हर कोई 4 बार, बस अंतर इतना है, अगर आप मुझसे पूछोगे 10x की वैल्यू 2 एक पूरी साइकिल में कितनी बार होगी, मैं कहूंगा 4 बार होगी, लेकिन उसमें से +2 2 ही बार। 4 बार बताने की मेरी वजह ये है ना
कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में 10x को 2 और -2 कहते हैं तो वो वैल्यू भी आपस में कोरिलेटेड हो। अगर 30 डिग्री पे 10 कोई वैल्यू देगा तो 150 पे भी वैसी ही वैल्यू, ये नियम है। लेकिन 150 पे नेगेटिव में देगा और 30 पे पॉजिटिव। तो कोई भी वैल्यू 4 बार होती है बोला करिए, ताकि समझ में आए कि यार एक वैल्यू न्यूमेरिकली कह रहा हूं, प्लस माइनस कुछ भी लगे वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकली अगर कोई वैल्यू पूछी जाए तो बच्चा, अगर कॉटेक्स मुझसे कहेगा सर मेरी वैल्यू √3 एक पूरे 360 डिग्री के क्वाड्रेंट में कितनी बार होगी, क्या आप बता सकते हैं? तो मैं पूरी बात बताऊंगा उसको। मैं कहूंगा यार देख, कॉटेक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू √3 तो 4 बार आएगी, उसमें से 2 बार प्लस √3 बन के आएगी, 2 बार माइनस हो। अब बात उठती है उसने मुझे कब प्लस कब माइनस, वो देख ले कौन से क्वाड्रेंट में। कॉट की वैल्यू कहां प्लस बनेंगी, फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो महात्माओं का घर है, वहां तो सब प्लस हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी कोई नेगेटिव नहीं हो, और थर्ड में कॉट पॉजिटिव होगा क्योंकि वो उसका अपना मकान है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव आ जाए, तो 2 जगह प्लस होगी, 2 जगह माइनस होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट अप। ठीक, कुछ वैल्यू बस इसके एक्सेप्शन है। वो वैल्यू क्या होती है एक बार उस पर भी चर्चा करा देता हूँ ताकि पता लग जाए। कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो केवल 2 बार आती है, वो होती है क्रिटिकल वैल्यू। जैसे मैं बताता हूँ एक आध एग्जांपल। मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि सर साइन थीटा की वैल्यू 1 एक पूरी साइकिल में कितनी, एक पूरी साइकिल में साइन थीटा की वैल्यू 1 कितनी बार। अब क्या केस बना, देखो अब क्या होगा, सिचुएशन में चेंज कहां पर आया वो समझना। साइन थीटा की वैल्यू 1 हर चीज 4 बार आती मैंने बोला, लेकिन जब आप पूछेंगे साइन थीटा की वैल्यू 1 कितनी बार आएगी एक साइकिल में, मैं कहूंगा केवल। रीजन क्या है बेटे, जब आप इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मुझसे पूछते हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो मैं कह देता हूं सिमेट्री इज द बेस्ट पॉइंट। माने कोई काम ट्रिगोनोमेट्री अगर इस पोजीशन पे कर रही है तो इस पे भी पक्का करेगी, इस पे भी पक्का करेगी, इस पे। ये ट्रिगोनोमेट्री का नेचर हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर। ट्रिगोनोमेट्री सिमेट्रिकल ब्रांच है, जो काम ट्रिगोनोमेट्री में इधर पे होगा वो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर। कोई भी काम ट्रिगोनोमेट्री में एक जैसी सिमेट्री मेंटेन करते हुए चारों क्वाड्रेंट, समझ रहे हैं ना बात को। अगर साइन थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/3 यहाँ पर आती है थीटा एंगल पे, तो यहाँ भी आएगी थीटा, यहाँ भी आएगी थीटा, यहाँ भी आएगी। हर काम 4 बार होगा, लेकिन कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो 2 बार होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन समझो। साइन थीटा की वैल्यू 1 जो है बेटे वो 90 पर हो। साइन थीटा की वैल्यू 1 आती है 90। अब अगर ये 90 पर आती है तो ये तो ठीक बाउंड्री पर खड़ा हो गया ये वैल्यू, तो इसके जैसी सिमेट्री मेंटेन करती हुई लाइन केवल एक हो सकती है जो नहीं। इसीलिए जब आप पूछेंगे साइन थीटा की वैल्यू 1 कितनी बार आएगी एक साइकिल में, तो मैं 2 ही, तब मैं 4 बार नहीं बोलूंगा, केवल 2 बार। एक बार अप साइड, एक बार डाउन साइड। तो कुछ क्रिटिकल वैल्यू, जो वैल्यू मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम में बाउंड्री लाइन पर लाई करती है, वो 4 बार नहीं आ पाती। तो साइन थीटा का वैल्यू इस क्वाड्रेंट सिस्टम में 2 बार आएगा। कितना? 2 बार आएगा आपका ये 1, एक बार इस जगह पे, एक बार इस जगह पे। और एक बात और याद रखें, दोनों बार +1 नहीं आएगा। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी और इसकी काउंटर लाइन +1, और तो इसलिए जो बाउंड्री वैल्यू होती है, टर्मिनल वैल्यूज होती हैं, वो आपका केवल 2 बार आती है। और वैल्यू 4 बार आती है, जो बाउंड्री वैल्यू होती है 2 बार। ठीक है ना, बाउंड्री वैल्यू 2 बार आती है, बाकी वैल्यू 4। कोई भी बाकी वैल्यू आप पूछो 4। कॉस थीटा से अगर कोई बोलेगा 1 कितनी बार लाओगे, कहेगा केवल 2 बार सर, एक बार +1, एक बार -1। जीरो भी इसका एक्सेप्शन है। एक बात और बता दे, जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कितनी बार आएगी, तो वैसे तो 0 को भी 2 ही बार आना चाहिए, और एक बार +0, एक बार -0। लेकिन क्योंकि 0 की 2 प्रजातियां नहीं होती हैं, इसलिए 0 2 बार आ जाता है। एक बार इस तरफ, एक बार आ जाता है इस तरफ, और एक बार। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 2 बार, एक बार यहाँ पर आएगी साइन थीटा 0, और एक बार इसके अपोजिट थीटा 0 होगा, और एक इस जगह। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद रखें, ट्रिगोनोमेट्री की सिमेट्री को माइंड में रख के पढ़ाई कर, उससे आइडिया डेवलप होते, फटाफट वैल्यू निकालने में हेल्प मिले। कोई भी वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री में 4 बार आती है, 2 बार पॉजिटिव फॉर्मेट में, 2 बार नेगेटिव फॉर्मेट में। जो वैल्यू बाउंड्रीज पर लाई करती, बाउंड्री किनको बोल रहा हूँ समझ रहे हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैं बाउंड्री कह रहा हूं। जो बाउंड्री पर बिलोंग करेंगे वो 2 ही बार आएंगी, एक बार प्लस, एक बार। और 0 जैसे एक्सेप्शनल केस में तो +0 -0 कुछ होता ही नहीं, तो दोनों बार 0। सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई। इवन इनफाइनाइट भी 2 बार आएगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, एक बार प्लस में इन्फिनिटी, एक बार माइनस। लेकिन बाकी जो वैल्यू है वो आपका 4 ठीक ना, ये हो गया। तो इस तरह से आप किसी वैल्यू के दिए होने पर पता लगा सकते हैं कि बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या। ये था हमारा पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड थर्ड आप करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, sec x का वैल्यू 13/5 है और x फोर्थ क्वाड्रेंट। sec x का वैल्यू 13/5 है और x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। उठा के ले जा रहा हूं मैं सवाल को। 13/5 है sec x का वैल्यू। चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, sec x का वैल्यू है 13/5। देख लीजिए एक बार और, कौन सा क्वेश्चन है वो भी हाईलाइट कर दूं। sec x का वैल्यू है 13/5 एंड x लाइज इन फोर्थ, चौथे क्वाड्रेंट का सवाल है। sec x 13/5 है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैंने बना लिया पूरा कार्टेशियन। अब ध्यान से देखिएगा, मैं अगर sec x का चित्र बनाऊं तो कुछ ऐसे एक ट्रायंगल बना लिया मैंने। अब इस ट्रायंगल में इस एंगल को मैं x
मान लेता हूँ और सेक का डेफिनेशन आप सब जानते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। पाइथागोरस का इस्तेमाल करिएगा तो 13 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर माइनस करके अंडर करेंगे तो 12 बार। ये तो सब आप लोग खुद कर लेते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। पाइथागोरस लगा के परपेंडिकुलर निकाल लिया आपने। अब धड़ल्ले से सारी वैल्यू लिख दीजिए, बाकी चर्चा बाद। साइन एक्स का वैल्यू इस चित्र को देख के आ जाएगा 12/13 भैया। कॉस एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5/13। टेन एक्स का वैल्यू आ जाएगा इस चित्र को देख करके 12/5 और कॉट एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5/12। ठीक है ना। एक सेक वैल्यू तो दिया ही है, कोसेक का और लिख देता हूँ। कोसेक एक्स का वैल्यू आ जाएगा 13/। अब ध्यान से राइटर ने सवाल बोला सेक एक्स 13/5 है एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आइए पहले देख लेते हैं चौथा क्वाड्रेंट किसका है। तो एक्ट के नियम के अनुसार ये कॉस का हाउस। अगर ये कॉस का हाउस है तो कॉस और उसके बड़े भाई सेक पॉजिटिव होने चाहिए, और दिख भी रहा है सेक का वैल्यू। यही वजह है कि इस सवाल में पॉजिटिव दिया हुआ है, ये देखो। और हमारी जिम्मेदारी बनती है अगर सेक पॉजिटिव है तो कॉस को भी पॉजिटिव आंसर। तो कॉस का जो आंसर आएगा वो तो प्लस में आएगा, बाकी सबको गिफ्ट के रूप में नेगेटिव। तो इसीलिए बताया जाता है कि सवाल कौन से क्वाड्रेंट में सॉल्व कर रहा था, कि आप प्लस माइनस का सही हिसाब बना। तो बाकी चार फंक्शन नेगेटिव में आएंगे और कॉस जो है वो प्लस में आएगा, क्योंकि सेक प्लस में है इसीलिए कॉस। ठीक है ना। तो चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, सेक एक्स बराबर 13/5। फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। अब 6 से 10 में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस बार वैल्यू बतानी है। सिंपल सवाल है, ऐसे में बहुत सारे प्रैक्टिस भी करा चुका हूं सवाल, बस एक सवाल पे मैंने टिक किया, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन 10/19π/3। 8th क्वेश्चन आइए एक बार चर्चा कर लें। 10/19π/3 की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल जो दिया है रेडियन में दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। बाकी आप ट्राई करिएगा, इस तरीके के सवाल मैंने सिखाए हैं। 10/19π/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले इसको लिख लेंगे 10/18π/3 + 1π/3। देखते जाइएगा कैसे ब्रेकिंग कर रहा हूँ। 18π/3 होता है 6π, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है इसलिए टुकड़े किए। और आप जानते हैं 6π is 3 times 2π 2π 2π, and by the rule we know that you can remove 360 degree directly without any। 180 पर लॉजिक लगता है, 90 रिमूव करने पर लॉजिक। सिखाए थे नियम अभी 1-2 क्लास पहले, और 360 को डायरेक्ट एलिमिनेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो भैया ये पेन को तलवार बना लूं, ये तो गए। अब ये बचा सवाल 10π/3 ओनली, एंड दैट 10π/3 इज 1060 डिग्री। पाई माने 180 डिग्री, तो 180/3 60 डिग्री। तो 1060 डिग्री अगर ये हो गया तो इसका वैल्यू आ। तो इस तरह से करने पर, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू बताई जा सकती है। तो आप इस तरह से और क्वेश्चंस को भी ट्राई करें, है ना। 10th क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन जिनमें माइनस लगा, तो ये भी मैंने पढ़ाया है कि जो साइन माइनस थीटा हो, पहले इसका माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 11π/। ये जो कॉट माइनस 15π/4 है, इसमें भी माइनस बाहर ले लीजिए, बन जाएगा माइनस कॉट 15π/4। माइनस वैल्यूज के लिए मैं बार बार आप लोगों को बताता रहा हूं कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें एक्ट के नियम के हिसाब से ये जो उल्टे एंगल वाला मकान है, ये कॉस को छोड़ के कोई भी अपने नेगेटिव को रिमूव नहीं कर। अगर कॉस कभी -x बन के आए तो वो माइनस को किल करके cos x बन सकता है, जब चाहे बन सकता है। कॉस अपने अंदर के माइनस को एलिमिनेट कर सकता है। एक्स इज पॉजिटिव नंबर मान लीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ x belongs to पॉजिटिव रियल नंबर, तो cos अपने -x को +x बना सकता है। और जो sec है इसका बड़ा भाई, वो भी अपने -x को +x बना सकता है। लेकिन और कोई भी अगर -x लेके आएगा तो उसको एक पनिशमेंट मिलेगा, और माइनस बाहर। और सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के माइनस बाहर, क्योंकि ये जो माइनस वाला क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट cos और sec। तो बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को उस हिसाब से काम, इवन साइन भी माइनस साइन, ठीक है ना। तो नेगेटिव जो एंगल्स होते हैं वो सब में माइनस बनते हैं, लेकिन sec और cos में प्लस। तो इतनी थी मैंने आपको बतानी थी। ये 13.2 एक्सरसाइज हमारी, नहीं 3.2, सॉरी 13.2 नहीं 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ना, उसको स्टार्ट करना है, क्योंकि तीसरी एक्सरसाइज के लिए मटेरियल बहुत है एनसीईआरटी। दूसरी एक्सरसाइज में तो थोड़ा ही मटेरियल था, ऑलमोस्ट सब बता दिया मैंने, और 8वां सवाल बता दिया। 9वां 10वां आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ एक स्टेप तो मैंने बता दिया, बाकी आप सॉल्व करिए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक आता है हमारा, उसके पहले थ्योरी पूरी पढ़ लेते हैं, तब हम 3.3 में जाएंगे। सॉरी, क्या है अगला टॉपिक? देखिए अगले टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूले बेस्ड ऑन सम डिफरेंस। एक नई थीम आ गई है, ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूले जो सम डिफरेंस और प्रोडक्ट है। यानी ये वो टॉपिक अब शुरू हो गया है जो आपको 10th स्टैंडर्ड तक नहीं। यहाँ से आप मान सकते हैं कि आप रियली 11th की ट्रिगोनोमेट्री का जो हमारे एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसमें आपका पहली 3.1 और 3.2 दो एक्सरसाइज जो है वो
अबाउट 10th के सिलेबस से मैच करती है। लेकिन तीसरी एक्सरसाइज जो है प्योरली 11th के स्टूडेंट, ये नए थीम थी। तो थोड़ा सा इसका परिचय देता हूँ, बाकी अगली क्लास में हम इसको पूरी डिटेल में आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ तक तो हमारा पूरा हो गया। अब आइए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला बेस्ड ऑन सम डिफरेंसेस, किस तरह के फॉर्मूले इसमें आएंगे समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हम एक साइन फंक्शन में दो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स ए और बी ऐड कर रहे हैं। माना ए और बी दो एंगल है जिनका समेशन साइन के अंदर रखा, तो क्या नहीं होता है और क्या होता है ये बात पहले समझ ले। कल से जो क्लास होगी अब काफी इंटरेस्टिंग होगी, सारे फॉर्मूलों पर डिस्कशन होगा। ट्रिग्नोमेट्री का देखिए मेन टूल ही फॉर्म, अच्छे से फॉर्मूले क्लैरिफाई हो जाए, माइंड में याद रहे, सारे सवाल बन जाए। साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन, यानी सबसे पहले कल से जब हम इन डेरिवेशंस पर काम करेंगे, इन पे बातें करेंगे, इनकी थ्योरी को डिटेल में एनालाइज करेंगे, तो आप सबसे पहले ये समझें कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो सीख के आए वो मत लगा दीजिएगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन के अंदर ए प्लस बी लिखते हैं तो कई बार बच्चा अलजेब्रिक स्टाइल में साइन ए प्लस साइन भी लिख देता है, तो ये रॉन्ग है ना। तो कल जब चर्चा करें तो सबसे पहले इसको अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। ऐसा नहीं, इस बात को हालांकि 10th में भी सिखाया जाता है काफी डिटेल में, बट 10th में क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, तो 10th में बस ये बताया जाता है कि दिस इज रॉन्ग, वेरीफाई करिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ऐसे सवाल वेरीफाई कैसे कर सकते एक बार समझाता हूँ। देखिए आप ए की जगह 30 रख दीजिए, बी की जगह भी 30 रख दीजिए, तो LHS बन जाएगा 10 30 प्लस 30। और राइट में भी आप ए की जगह 30 बी की जगह 30 रख दीजिए, तो ये बन जाएगा साइन 30 प्लस साइन। अब लेफ्ट में तो भैया साइन 60 बन गया जो कि √3/2 होता है, जबकि राइट में ये भी हाफ बना और ये भी हाफ बना, ये तो जोड़ के एक आ गया। कहाँ √3/2 और 1 बना, इसका मतलब बिल्कुल सही है कि अलजेब्रा नल। तो कल से जब पढ़ाना शुरू करूंगा अगली क्लास में तो अलजेब्रा मत, एक्चुअल में अब जो फॉर्मूले बनने वाले हैं उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, तो कल एक फ्रेश क्लास से इस पूरी थीम पर चर्चा, ठीक है ना। चलिए तो तब तक ये सारा निपटा दीजिए, अगली क्लास में अब 11th के जो फॉर्मूले हैं उनसे डिस्कशन, ठीक है ना। 3.1 हम कर चुके हैं, 3.2 अब 3.3 एक्सरसाइज बची है जो कि NCERT की लास्ट, ठीक है ना। चलिए बाय।